तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर कर लिया था। अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं सीरीज में। सो दिस इज द थर्ड क्लास और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्लास में भी 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन 61, इसको सॉल्व करो आप। सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड डक्टाइल मटेरियल फेल्स ड्यू टू। अच्छा, यहाँ पर एक्सियल लोडिंग की बात हुई है। एक्सियल लोड कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पर कंप्रेसिव या टेंसाइल बताया नहीं गया, तो कंप्रेसिव या टेंसाइल नहीं बताया गया तो जो पॉजिटिव लेते हैं ना हम उसको ही मानेंगे। तो पॉजिटिव कौन सा लेते हैं बताओ जरा। कंप्रेशन पॉजिटिव लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, या फिर टेंशन पॉजिटिव लेते हैं? हम टेंशन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो इसको टेंसाइल लोड ही मानेंगे। तो इस तरह से डक्टाइल मटेरियल के ऊपर अगर टेंशन लोड एक्ट कर रहा है तो आपको पता है कि इसके अंदर नेकिंग हो जाती है। तो नेकिंग में क्या होता है कि ये इस तरह से एलोंगेट हो जाता है। एक मिनट ना, लेटरल डायमेंशंस रिड्यूस हो जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो जाता है, और कुछ टाइम बाद यहाँ पर नेकिंग हो जाती है इस तरह से ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम बचता है, और फिर जब फेलियर होता है तो एक तरह से कप एंड कोन फेलियर हो जाता है ना। कप एंड कोन फेलियर लाइक दिस, इस तरह का कप एंड कोन फेलियर बनता है, और ये होता है 45 डिग्री पे। तो डक्टाइल मटेरियल में इस तरह से 45 डिग्री पर यस कप कोन फेलियर होता है। वेरी गुड। तो कप कोन फेलियर किसकी वजह से होता है? शियर स्ट्रेस की वजह से। 45 डिग्री पर शियर स्ट्रेस आती है, एंड डक्टाइल मटेरियल आर वीकेस्ट इन शियर ओनली, है ना। ये कंप्रेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, फिर टेंशन में, और फिर शियर में। तो ये इनका शियर फेलियर होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 62, यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होगा? यूनिटी, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। अभिनव ने कहा इन्फिनिटी। तो देखो हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए बनाया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर हमने परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए भी बनाया था, तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से था। तो यहाँ पर वाई एक्सेस पे था स्ट्रेस और एक्स एक्सेस पे था स्ट्रेन। तो इसका जो स्लोप होता है वही देता है यंग्स मॉडुलस। स्लोप इज यंग्स मॉडुलस, राइट, ई। तो इसका जो स्लोप होगा वो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन तो कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हुआ है। स्ट्रेन इज जीरो क्योंकि ये पूरी की पूरी एकदम वर्टिकल लाइन बनी है, तो स्ट्रेन इज जीरो। स्ट्रेन जब जीरो हो गया तो ये क्या हो गया? दिस इज इनफाइनाइट। और अगर यंग्स मॉडुलस सीधे सीधे आप लिखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी जो होती है ना, परफेक्टली रिजिड बॉडी बाय डेफिनेशन क्या होती है कि उसके ऊपर हमने कितना भी स्ट्रेस लगा दिया उसका कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा। तो सपोज ये बॉडी है मेरे पास, और इसके ऊपर मैं बहुत कितनी भी फोर्स लगा दूं, चाहे मैंने कंप्रेसिव लगाई चाहे मैंने टेंसाइल लगाई, अगर मैं इसको खींचता जा रहा हूँ खींचता जा रहा हूँ खींचता जा रहा हूँ, स्ट्रेस बढ़ती जाएगी लेकिन इसमें स्ट्रेन जीरो रहेगा। तो जब स्ट्रेन जीरो रहेगा तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसका सही आंसर डी, इंफिनिटी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 63, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ। चलो, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हर ऑप्शन में 3 पैरामीटर दिए हैं, तीनों के तीनों से कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट स्ट्रेस की यूनिट के बराबर ही हो गई। तो ये तो सही हो गया। और प्रेशर की यूनिट भी फोर्स अपॉन एरिया ही होती है, स्ट्रेस की भी फोर्स अपॉन एरिया होती है, तो प्रेशर की भी सेम ही हो गई। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जितने भी मॉडुलस हैं सबकी यूनिट सेम ही है ना। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही है, तीनों की यूनिट यही है। तो करेक्ट आंसर सी हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। चलो 64 का आंसर बताओ। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभिनव, एसआरडी, प्रियंका, नेहा, सब लोगों ने ए कहा है। तो यस, बिल्कुल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था वैसे भी। चलिए क्वेश्चन 65 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस वाले क्वेश्चन का शिवम का कहना है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एसआरडी अर्नब का भी कहना है ए। तो हाँ, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है? कितनी लेंथ में इंक्रीज हो गया विदाउट फ्रैक्चर, परसेंटेज इलोंगेशन इन लेंथ बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन एपीपीएससी में भी आया हुआ है और ये 2 बार ईएससी में भी आया हुआ है। तो ईएससी वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको ट्रेड सर्विसेज में हेल्प करते हैं। इसका सी बोला आपने, अ मटेरियल विद लार्ज डिफॉर्मेशन एट फेलियर। तो फेलियर के टाइम पे जिस मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन एट फेलियर इज डक्टाइल मटेरियल। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट। चलो देखो, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पहले मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का बनेगा, और हाई टेंसाइल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ये वाली लाइन का स्लोप, ये वाली लाइन का स्लोप है यंग्स मॉडुलस।
हाँ या ना, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो दोनों में ही सेम ही स्लोप है ना, दोनों में सेम स्लोप है, और जब दोनों का सेम स्लोप है तो इन दोनों के यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो माइल्ड स्टील का भी यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ मेगापास्कल होता है, और हाई टेंसाइल स्टील का भी, जितने भी स्टील होते हैं सबका यंग्स मॉडुलस सेम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन टू अ स्मॉलर सेक्शन ड्यू टू टेंशन। ठीक है, अभिनव का आंसर सही है, शिवम का भी सही है, डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। देखो, डक्टिलिटी को एक इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम, कि अगर हमने किसी मटेरियल को खींचा, पुल किया, और पुल करके उसको स्मॉलर सेक्शन में परमानेंटली ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो परमानेंटली ड्रॉ कब कर सकते हैं, जब उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज काफी ज्यादा होगी और वो रिकवर नहीं करेगा, तो हमने परमानेंटली ड्रॉ कर दिया स्मॉलर सेक्शन में, तो इसको भी डक्टिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी क्या होता है, एक और डेफिनेशन मेलिएबिलिटी की है कि हमने थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, तो कंप्रेशन में अगर हम उसको दबाते जाएंगे और कंप्रेशन में दबा के उसको थिन शीट्स में ड्रॉ कर देंगे, वो हो जाएगा मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 69। देखो, इसको हमने थ्योरी क्लास में पढ़ रखा है कि स्टील की कई सारी कैटेगरीज हैं, कई सारी ग्रेड्स हैं, तो वो वाली स्टील सबसे ज्यादा डक्टाइल होगी जिसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट होगा और सबसे कम इंप्योरिटीज होंगी। सबसे कम इंप्योरिटीज और सबसे कम कार्बन कंटेंट जिसमें होगा, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील होगा या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होगा, वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा, ठीक है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन या प्योर फॉर्म कौन सा है, रॉट आयरन है, तो इसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। सो रॉट आयरन इज द मोस्ट डक्टाइल। चलिए आगे चलते हैं, लीस्ट कार्बन कंटेंट किस में है, तो इसका आंसर तो एक तरह से मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया, लीस्ट कार्बन कंटेंट किस में है, रॉट आयरन में, है ना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म यही है रॉट आयरन, इसकी डक्टिलिटी भी ज्यादा है, यस। सो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट, ओके, क्वेश्चन 71, आंसर करो 71 का बी। यस, मटेरियल डक्टाइल कब होगा, जब उसकी प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज काफी ज्यादा लंबी होगी। प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज लंबी होगी तभी वो परमानेंटली हम थिन वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इलास्टिक इलोंगेशन रेंज लंबी है, लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन, तो क्या होगा, हमने उसको जैसे ही छोड़ा वो वापस से रिकवर कर जाएगा, तो परमानेंटली ड्रॉ नहीं कर सकते ना थिन वायर्स के फॉर्म में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 72। ये 72 का करेक्ट आंसर बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 73, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, तो ये तो सबको पता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन ही नहीं होती, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ऊपर और नीचे वाली दोनों क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाती हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ये भी अभी अभी डिस्कस किया था, तो इसका तो आंसर सब लोग मेरे ख्याल से सही बता ही देंगे, 74 का, यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज बी, डक्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 75, यस, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन आर्बिट्ररी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये सही आंसर है। देखो कैसे, आपको प्रूफ स्ट्रेस याद होगा, प्रूफ स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, जैसे कोई मटेरियल है इस तरह का, तो इसमें कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट हमको नहीं पता चल रहा, जब कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं पता चल रहा तो हम ऑफसेट मेथड से निकालते हैं, तो ऑफसेट कितना लेते हैं हम, 0.2% स्ट्रेन लेते हैं, 0.2% स्ट्रेन लिया, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, जब यहाँ पर इनिशियल लाइन ड्रॉ की और ये जिस पॉइंट पर कट करती है, इसको हम यील्ड स्ट्रेस मान लेते हैं, नहीं, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जरूर हुआ है, क्योंकि अगर इलास्टिक रेंज के अंदर ही होता मटेरियल, हमने अगर इस मटेरियल को इलास्टिक रेंज तक स्ट्रेच किया और वापस से अनलोड किया, तो ये वापस से इसी ओरिजिनल कर्व को फॉलो करता हुआ आएगा, है ना। अब जब यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस पॉइंट तक स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली स्टेज में आ चुका है, तो देयर इज सम आर्बिट्ररी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्लियर है ना। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक आर्बिट्ररी वैल्यू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की हो जानी चाहिए, वो आर्बिट्ररी वैल्यू कितनी ली है हमने, 0.2% या फिर 0.002, इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन हो जाना चाहिए, इसको हमने यील्ड स्ट्रेंथ बोला, सिग्मा वाई, है ना। किस तरह के मटेरियल के लिए, जिसमें क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा, वहां पर हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, क्लियर है। सो यील्ड स्ट्रेंथ ये हो गई है, याद कर लेना, इसका पूरा मतलब बैकग्राउंड कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76, यस करेक्ट आंसर इज डी, कॉपर। इन सब में से अगर ब्रिक के ऊपर कंप्रेशन लगाएंगे टूट जाएगा, कंक्रीट भी टूट जाएगा, सीमेंट भी टूट जाएगी, है ना। अगर हम अकेला कॉपर है, कॉपर के ऊपर कंप्रेशन लगा के ना इसको थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपर की प्लेट वगैरह बना सकते हैं, यस 76 का डी हो गया। नेक्स्ट, तो मुझे पता था इस वाले क्वेश्चन में बच्चे क्रीप और रिलैक्सेशन में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। क्रीप और रिलैक्सेशन
दो अलग अलग चीजें हैं। क्रीप क्या होता है? कांस्टेंट स्ट्रेस पर स्ट्रेन बढ़ते जाना, है ना। यहाँ पर स्ट्रेस कांस्टेंट होता है और स्ट्रेन बढ़ता जाता है। रिलैक्सेशन में क्या होता है? स्ट्रेन इज कांस्टेंट और स्ट्रेस रिड्यूस होता जाता है ना। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन, ये रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, डिटेल में थ्योरी में कवर किया है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, लेकिन जल्दबाजी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिलैक्सेशन। चलिए क्वेश्चन 78, सुमित कौशिक ने कहा ऑप्शन ए। हाँ, प्लास्टिक का मतलब यही होता है क्या? जो लोड था, जो डिफॉर्मेशन ला रहा था, उस लोड को अगर हमने हटा दिया तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा, यही होता है क्या प्लास्टिक मेंबर? बिल्कुल सही है, यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगा, हमने डिफॉर्म किया, वो डिफॉर्म बना ही रहेगा, लोड हटाने के बाद भी डिफॉर्म्ड बना हुआ है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79, इसका आंसर फैटीग स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही। अगर हमने रिपीटेड लोड एप्लीकेशंस लगाए और रिपीटेड लोड एप्लीकेशन लगाने के बाद एक सर्टेन स्ट्रेस पे वो फेल हो रहा है, मतलब लगातार एक ही स्ट्रेस पे हम रिपीटेड लोड लगाते जा रहे हैं, तो जिस स्ट्रेस पर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स पे या बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोड साइकिल्स पे फेल हो रहा है, उसको फटीग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, उसको एंड्योरेंस लिमिट भी बोल सकते हैं, है ना। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, इसका भी सही आंसर डी ही है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज डी, वेरी गुड। तो अभी अभी डिस्कस कर लिया इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, क्वेश्चन 81 का है सी। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने क्या किया, 0.2% स्ट्रेन लिया और 0.2% स्ट्रेन से पैरेलल लाइन इनिशियल पोर्शन से हमने बनाई, है ना। और जहां पर ये कट कर रहा है, ये वाला जो वैल्यू है, इसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। यही यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी इस मटेरियल की। तो जब हम यहाँ पर गए, यहाँ से अनलोडिंग करेंगे, तो अनलोडिंग पाथ कौन सी आएगी? अनलोडिंग पाथ भी मटेरियल की यही आएगी ना, दिस विल बी द अनलोडिंग पाथ ऑफ द मटेरियल। और ये अनलोडिंग पाथ आएगी तो इसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन कुछ रह जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। सो देयर विल बी 0.2% परमानेंट स्ट्रेन। और यील्ड स्ट्रेस की जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तब भी हमने देखा था ना, ये कहाँ गया, हाँ, यील्ड स्ट्रेंथ। तो हमने कहा था ना कि स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन आर्बिट्ररी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये आर्बिट्ररी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना, 0.002 स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग, राइट, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। देखो डक्टिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर हाई टेम्परेचर होगा ना तो ज्यादा डक्टाइल होगा, हाई टेम्परेचर पे डक्टिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कोल्ड टेम्परेचर होगा, आपने किसी चीज को जमा दिया, वो इनिशियल स्टील को आपने एकदम फ्रीज कर दिया, जमा दिया सब जीरो टेम्परेचर पे, तब आप उस पर लोड लगाओगे, वो जल्दी टूट जाएगी, उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। कम टेम्परेचर पे क्या होगा, डक्टिलिटी कम हो जाती है, साइज पे डिपेंड नहीं करता, है ना। स्टील का आप सैंपल छोटा भी लोगे या बड़ा भी सैंपल लोगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अप्लाइड लोडिंग टाइम, अगर आपने लोडिंग बहुत धीरे धीरे लगा रखी है, बहुत धीरे धीरे, तो ज़्यादा डक्टिलिटी आएगी, और ज़्यादा तेजी से लोडिंग करेंगे तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी। तो लोडिंग टाइम पे भी डिपेंड करती है डक्टिलिटी, और टेम्परेचर पे भी, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर करके कई बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, और हो सकता है आप अगला पेपर देने जाओ उसमें भी आ जाए ये क्वेश्चन। यस, करेक्ट आंसर इज सी, द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। कई सारी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हुए तो उसमें फ्रैक्चर हो रहा है, इसको कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। जिस स्ट्रेस पर फेल हो रहा है उस स्ट्रेस को हम कहेंगे एंड्योरेंस लिमिट। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? एसएन कर्व से फाइंड आउट करते हैं, ये थ्योरी क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है, एंड्योरेंस लिमिट कैसे पता चलेगी, एसएन कर्व से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, यस, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन प्लेट्स। तो इसको हथौड़े मार मार के, बीट कर करके, या फिर रोलिंग के थ्रू, रोलर से पास कर करके इसको पतला कर दिया और चपटा कर दिया, ऐसे करके ना, ऐसे थिन प्लेट्स में ले आए इसको, है ना, कंप्रेसिव लोड लगा के, तो ये हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एक कोई मटेरियल था, उस पे पहले हमने कोई स्ट्रेस लगाई, वो टूटा नहीं, लेकिन बार बार स्ट्रेस लगाते जा रहे हैं, वही स्ट्रेस रिपीट कर रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। इस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ को कहेंगे फैटीग। आपके ऊपर भी लगातार कोई लोड लगाता जाए, लगातार कोई लोड लगाता जाए, आप भी एक टाइम बाद आके कहोगे बस बहुत हो गया, अब मेरी ताकत नहीं बची, ये तुम्हारी चिक चिक पिक पिक की या तुम्हारे इसकी, राइट। वैसे मटेरियल के साथ भी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86, प्लास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स लगाई और
उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कंप्रेसिव फोर्स लगाने से, कि मतलब वो परमानेंटली ही फ्लैट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, मेलिएबिलिटी। करेक्ट आंसर विल बी डी, मेलिएबिलिटी। और प्लास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल टू टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा, बताओ जरा। प्लास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा, यस वो हो जाएगा डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। तो टेंसाइल फोर्स लगाई और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया टेंशन में, तो वो हो जाएगा डक्टिलिटी। सो मेलिएबिलिटी हो गया कंप्रेशन में और डक्टिलिटी हो गया टेंशन में। देखो यही अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आया था क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। यस, करेक्ट आंसर इज ए। ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन 88 का बताओ। देखो ये भी कितनी बार आया हुआ है ना। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है ना, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, क्रीप, एंड्योरेंस लिमिट, फैटिग, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार इनके ऊपर लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। क्रीप ऑफ मटेरियल क्या होता है, सस्टेन्ड लोडिंग है। एक मटेरियल है, उसके ऊपर लोडिंग लगा के ही रखी है लगातार, सस्टेन, लंबे टाइम के लिए। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका डिफॉर्मेशन बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। करेक्ट आंसर इज ए, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोडिंग या लॉन्ग टर्म लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 89, डिफॉर्म परमानेंटली अंडर कंप्रेशन क्या हो जाएगा, मेलिएबिलिटी। लैंग्वेज किस तरह से चेंज करके पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 90, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। यस, धीरज, अभिनव बिल्कुल सही है। इसका आंसर है सी, क्रीप। करेक्ट आंसर है सी। चलो तो आज के 30 क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए हैं। 66, हाँ धीरज ने कहा था 66 क्वेश्चन। यस, चलो 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 क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। इसमें क्या था, 66 था या इससे ऊपर वाला था, यही था शायद। 66 में बताना मतलब क्या दिक्कत थी, नेट लैग हो गया था उस टाइम पे, तो लार्ज डिफॉर्मेशन एट फेलियर। देखो हमारे पास दो तरह के मटेरियल हैं, मान लो एक तो है हमारे पास माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैसा है, ठीक है। और हमारे पास दूसरा मटेरियल है, मान लो HYSD बार, इसका डिफॉर्मेशन ऐसा, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वैसा है, ठीक है। तो फेलियर के टाइम पे इसका फेलियर यहां पर हो रहा है, तो इसका डिफॉर्मेशन इतना ज्यादा है ना, और इसका डिफॉर्मेशन फेलियर के टाइम पे इतना है। बताओ किसका डिफॉर्मेशन ज्यादा है फेलियर के टाइम पे, माइल्ड स्टील का या HYSD का। इलास्टोप्लास्टिक टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है, ये वाला हो गया लीनियर इलास्टिक, ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया इलास्टोप्लास्टिक। अब ये इससे ये नहीं कह सकते कि इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन ही है, ठीक है। लार्ज डिफॉर्मेशन की जब बात हो रही है तो वर्ड स्पेसिफिक देखो, लार्ज डिफॉर्मेशन बोल रहा है एट फेलियर, तो इसका मतलब होता है डक्टाइल, ठीक है ना। बिहेवियर अगर दूसरे तरीका भी होगा, लेकिन अगर लार्ज डिफॉर्मेशन है, लार्ज डिफॉर्मेशन बोला है, दैट मींस डक्टाइल। क्लियर। चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं फिर। और कोई डाउट तो नहीं है, कोशिश करना सब लोग लाइव आओ, लाइव आओगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।